गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली। सो होपफुली मूवी रिलीज होने के 1 महीने बाद भी आपने राजा साहब मूवी नहीं देखा हो, क्योंकि आज हम लेके आए हैं एक फुल एंड फन एक्सप्लेनेशन ऑफ हमारे डार्लिंग रेबल स्टार प्रभास की न्यू मूवी राजा साहब। तो मूवी स्टार्ट होती है साउथ के एक घने जंगलों में, जहां एक मर्चरी वैन चांद की रोशनी में अकेली गुजर रही होती है और एक ब्रिज क्रॉस करने के बाद रुकती है एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में, जहां पे वैन का ड्राइवर एक हीरो की तरह वैन से उतरकर हाथ में मटके लिए रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहा होता है, इसी सोच के साथ कि आज तो देसी थर्रा पियेंगे। और तभी ओपन एयर रेस्टोरेंट का वेटर देखता है, साला ये तो खाना बाहर से लेके आया है, ऐसे तो हमारा धंधा नहीं चलेगा। तो वो उस वैन के ड्राइवर के पास जाके बोलता है, हे सुट्टे वाले, बाहर का हांडी मटन ला के इधर नहीं खा सकते। पर वैन के ड्राइवर उसको फुल ऑन एटीट्यूड से बोलता है, यू एसोल, इसमें ऐस करने के लिए खाना नहीं, डेड बॉडी को जलाया हुआ ऐस है। और ऐस की बात सुन के ड्राइवर का ऐस फट के 4 हो जाता है। अब इस भयानक से राक्षस रूपी हंसी हंसने के बाद वैन ड्राइवर वेटर को 500 रुपए का नोट दिखाने लगता है। उसी वक्त इतनी तेज हवा चलने लगती है कि वो 500 रुपए का नोट उड़ के जंगल की तरफ भागने लगता है और हमारा लालची वैन ड्राइवर उस नोट के पीछे पीछे जंगल में जाने लगता है और नोट का पीछा करते करते पहुंच जाता है इस बड़े से घर के पास, जिसके हर एक विंडो से लाइट आ रही होती है, लगता है कोई है अंदर। और फिर हम देखते हैं हमारे प्यारे मिस्टर कैट अपनी मस्ती में धीरे से स्लो मोशन में कैट वॉक करके जा रहे हैं। अरे ये क्या, ये बिल्ला तो दीवार के ऊपर चल रहा है और इस लालची को कोई अंदाजा नहीं कि ये एक भूतिया घर में घुसे जा रहा है। भाई साहब लिटरली एक सरकटे लाश के ऊपर से टाप के जा रहा है। इतने उजाले में भी इस आँख के अंधे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मरना तो तय है भाई। और फिर कुछ देर पोलो मी खेलने के बाद जैसे ये पीछे मुड़ता है, फाइनली बूम खचाक RIP वैन वाले ड्राइवर। वैन वाले ड्राइवर के मरते ही हमें एक मेला दिखाया जाता है, जहाँ पे ये कबीर सिंह की छठी औलाद इतना स्पेस होने के बाद भी जानबूझ के लड़की से जाके टकरा रहा है और ऊपर से लुक भी दे रहा है। फिर एंट्री होती है हमारे रेबल स्टार प्रभास की, जो पैरों से ही उसे कूट देता है। और कूटते ही चला जाता है अपना नाच गाना करने। हमारे रेबल साहब रहते हैं उनके गांव में अपनी दादी के साथ और उनके पास खुद की पर्सनल गर्लफ्रेंड भी है। जानकारी के लिए बता दूं, दादी को भूलने की बीमारी होती है, वो सब भूल जाते हैं सिवाय अपने पतिदेव के। इस बुढ़िया के पतिदेव है संजू बाबा, जो एक चोर के पीछे गए थे और फिर लौट के ही नहीं आए। और इन्हें एक दिन अचानक से पता चलता है कि संजू बाबा तो जिंदा है। और यह जानने के बाद हमारे भुलक्कड़ दादी भी लाइक और राजा साहब को पता चलता है कि संजू बाबा तो हैदराबाद में है। और फिर वो कॉल लगाता है हैदराबाद में अपने मामा को, जो इतना ईमानदार पुलिसमैन होता है, जो खुद के ही रिलेटिव को ढूंढने के लिए 5 लाख का डिमांड करता है। अब राजा साहब तो सिर्फ नाम के राजा हैं, जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो वो ले लेते हैं अपने ही गर्लफ्रेंड से 5 लाख का लोन। और ये दिमाग की पैदल लड़की दे भी देती है। मैं तो बता रहा हूँ, राजा साहब बस इस लड़की का फायदा उठा रहे हैं, कुछ प्यार व्यार नहीं है इनको। अब बस पकड़ के अगले ही दिन राजा साहब पहुंच जाते हैं हैदराबाद, जहां पे इन्हें इनके ही गांव का एक दोस्त मिल जाता है, जो वैसे तो ऑटो चलाता है पर गांव में सबको बता रखा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फिर हमारा ऑटो वाला दोस्त राजा साहब और उनकी 5 लाख से भरे बैग को अपने घर ही ले जा रहा होता है कि तभी हमारे राजा साहब की नजर पड़ती है एक लड़की पे, जिसे देखते ही राजा साहब इतने पागल हो जाते हैं कि पैसेंजर सीट में बैठ के ही ऑटो को ड्रिफ्ट मार देते हैं और सिंघम स्टाइल में ऑटो शुरू करते हैं, हाथ में अपने 5 लाख से भरे बैग लिए। अब राजा साहब ने तो इसको अपना परी मान लिया है, पर ये क्या, लड़के ने तो घास भी नहीं डाला, लिटरली उसके सामने से चल के गई पर एक लुक भी नहीं दिया। और यहाँ पे हमारे राजा साहब लड़की के पीछे पीछे चर्च तक पहुँच गए। अब चर्च में प्रेयर के बीच राजा साहब को एक छोटी बच्ची मिलती है, जो राजा साहब को बता रही होती है कि हालेलुया कैसे करते हैं। और हमारे राजा साहब उसे कहते हैं, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब राजा साहब को बातों बातों में ये पता चलता है कि इस बच्चे के हार्ट में तो प्रॉब्लम है और सर्जरी के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। तो फिर क्या, हमारे राजा साहब हो जाते हैं इमोशनल और लाए हुए 5 लाख में से 3 लाख डोनेट कर देते हैं।
और अपना आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करते, बस एक फोटो खिंचा लेते हैं। अब ये लड़की हमारे हीरोइन को बता रही है हमारे राजा साहब के नेकी के बारे में, और हाँ फोटो भी दिखा रही है। अब पता नहीं हमारी हीरोइन फोटो देख रही है या खुद ही सेल्फी ले रही है, और अचानक से जीसस से कनेक्शन फील होता है। और कट टू हमारे राजा साहब हमें पुलिस स्टेशन में दिखाई देते हैं, जहाँ पे वो इस पुलिस वाले को अपनी दादाजी की फ्लैशबैक स्टोरी सुना रहे हैं। कैसे उनका एक सर्वेंट था गंगा राजू, जिसने लगाया इन सबको चूना और लेके भाग गया सोना। अब हमारे संजू बाबा गए इसके पीछे पीछे और बस छोड़ गए ये चिट्ठी कि बेटा जब तक सोना वापस पाएंगे नहीं हम घर लौट के आएंगे नहीं। तब से ही दादी रही है अकेले दादाजी के यादों के सहारे। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन राजा साहब को कॉल करते हुए। अब ना तो हमारे हीरोइन को पता है कि ये राजा साहब का नंबर है, और ना ही हमारे राजा साहब को पता है कि ये हीरोइन का नंबर है। और हमारे हीरोइन राजा साहब को कहती है कि तेरा दादा तो चोर है, क्योंकि जब ये इस छोटी बच्ची के ऑपरेशन के लिए बैंक में पैसे जमा करने गई थी, तभी हमारे हीरोइन को राजा साहब के दादाजी मिले थे, जिन्होंने हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके हीरोइन से सारे पैसे ले लिए। फिर राजा साहब जल्दी से कॉल लगाते हैं अपनी दादी को और पूछते हैं क्या दादाजी सच में ओम फट स्वाहा करते थे। और दादी रिप्लाई करती हैं अले नहीं बेटा, वो तो काफी भले मानुस थे। और ये सब बातें चुपके सुन रहा था गंगा राजू। फिर अगले दिन हमारी हीरोइन राजा साहब को फिर से कॉल करती है, और एट द सेम टाइम राजा साहब के मामा को कॉल आता है उनके सीनियर ऑफिसर का, क्योंकि 5 लाख की जगह उसे बस 2 लाख ही मिले हैं, क्योंकि बाकी के 3 लाख तो राजा साहब ने डोनेट कर दिए। अब राजा साहब ने हीरोइन को देने होते हैं 3 लाख, और राजा साहब के मामा को उनकी सीनियर को देने होते हैं 3 लाख। और तभी एंट्री होती है पैसों से भरे इस बैग की, जिसे हमारे प्यारे मालविका जी लेके आती हैं। अब एक टाइम पे राजा साहब के दादाजी ने मालविका के दादाजी की हेल्प की थी, सो ये मालविका के दादाजी की तरफ से पे बैक है। पर कैच ये है कि ये पैसे सिर्फ राजा साहब के दादाजी के हाथ में ही दिए जाएंगे। अब इतने सारे पैसे खुले में लेके घूमोगे तो चोरी तो होगी ही। अब हमारे राजा साहब थोड़ा डिशुम डिशुम करते हैं, पर फाइनली पैसों से भरा बैग वापस ले आते हैं, और थैंक यू बोलने मालविका जी उनके गले लग जाती है। अब राजा साहब की फूटी किस्मत ये सब चीजें हमारी हीरोइन देख लेती है, और सोचते हैं राजा साहब तो कमिटेड निकले। और यहीं पे हमारे राजा साहब को भी पता चलता है कि हमारी हीरोइन जो कि एक नन है, और नन तो कभी शादी नहीं कर सकती। और ये बात सुन के हमारे राजा साहब का दिल जाता है टूट, और वो पहुंच जाते हैं ऑन द रूफ। दिल टूट गया है ना, शराब पीने से थोड़ा दर्द कम होगा। अभी राजा साहब अपनी बकचोदी कर ही रहे थे, तभी सफेद साड़ी में मालविका को देख के उनका लुंगी खुल जाता है। नशे में थे इसलिए मालविका को असली हीरोइन समझ बैठे। अब हर लड़की की तरह शराबी राजा साहब के ऊपर मालविका का दिल आ जाता है। बता दूं राजा साहब नशे में थे। अब ये गंगा राजू फोन पे बात कर रहा है किसी से, जो और कोई नहीं होती है मालविका, और मालविका होती है गंगा राजू की पोती, जिसे हो चुका है राजा साहब से शिद्दत वाला प्यार। और ये बात सुन के गंगा राजू गुस्से से सूखने लगता है, क्योंकि गंगा राजू ने ही मालविका को राजा साहब के पीछे लगाया था। अब कट्टू राजा साहब को उनके गांव के गर्लफ्रेंड की कॉल आती है कि भुलक्कड़ दादी तो हैदराबाद पहुंच चुके हैं, बुढ़िया सोना पहने हुए है, देख कहीं चोरी ना हो जाए। और तुम देखो इस बुढ़िया को, जाके सीधे गुंडों के सामने ही बैठ गई। इसे कहते हैं बुद्धि का संपूर्ण इस्तेमाल। और ये गुंडे अभी चूड़ी निकालना हाथ क्यों तोड़ रहे हैं? वैसे इस बुढ़िया के साथ अच्छा ही हो रहा है, इतना सोना पहन के बाहर कौन निकलता है भाई। हाँ, और अब ये शक्ल बनाओ। अब स्टोरी के अकॉर्डिंग इससे पहले कि दादी का हाथ टूटता या सोना लुटता, दादी को बचाने आ गए हैं राजा साहब की जगह मालविका। राजा साहब तो बैठ के चाय पी रहे हैं। अब दादी को बचाने के बाद जब दोनों अगले दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तभी राजा साहब को दिखता है गंगा राजू। अब राजा साहब उसको फॉलो करते हैं, उसकी थोड़ी धुलाई करते हैं। यार बुढ़े को कितनी बेरहमी से मार रहा है। जहाँ पे मालविका आती है, राजा साहब को रोकती है और राजा साहब को रिवील करती है कि ये उसके दादाजी हैं। और फिर ये बूढ़े गंगा राजू बताना स्टार्ट करता है मूवी की रियल स्टोरी, वो भी पूरे हाइप के साथ फील लेते हुए। जहाँ हमें पता चलता है कि हमारी भुलक्कड़ दादी कोई आम औरत नहीं, एक राज्य की महारानी थी। और हमारे संजू बाबा, जिसको ये सब लोग अभी तक बहुत ही महान समझ रहे थे, वो तो एक मामूली भिखारी था और रानी के ऊपर बहुत ही जेलस भी था।
अब भाई लंगर में खाना है तो लाइन से आओ, ये धक्का मुक्की करने की क्या जरूरत। ऊपर से महारानी का हाथ भी पकड़ लिया। अब हैंडसम संजू बाबा को देख के महारानी तो कुछ कहती नहीं, पर ये जेलस गंगा राजू संजू बाबा के सीने में लात मार के बोलता है, तूने लंगर का लाइन कैसे तोड़ दिया रे। और फिर संजू बाबा को बहुत मारते हैं ये लोग। तो बदले के चक्कर में संजू बाबा रात को चला जाता है एक तांत्रिक के पास, जो बेचारा बैठ के मसाला बना रहा होता है। और हमारे संजू बाबा उसे कहते हैं, भाई थोड़ा सा मैजिक पावर उधार दे दे यार। तो संजू बाबा से तांत्रिक कहता है, भाग जा यहाँ से। और हमारे संजू बाबा एक्साइटमेंट में आके अपना हाथ काट देते हैं। और ये देख के तांत्रिक हो जाता है इम्प्रेस, अरे इसकी शक्ल तो सच में सड़ी हुई है। और फिर ये सड़ी हुई शक्ल का तांत्रिक संजू बाबा को मैजिकल पावर देता है और उनका हाथ भी ठीक कर देता है। और हमारे संजू बाबा मैजिकल पावर के साथ घुसे चले जाते हैं राजमहल में। और महारानी से कहते हैं, तुम्हारे लिए चखना लाया हूँ, चख के तो देखो। और ये महारानी फ्री का माल समझ के खा भी लेती है। और फिर क्या, हमारे संजू बाबा और महारानी की हो जाती है शादी। और संजू बाबा को मिल जाता है जो उन्हें चाहिए था। और संजू बाबा गंगाराम को सारे हवेली की तिजोरी की चाबी दे देते हैं। और रात को वही चाबी चुरा कर, क्योंकि तत्काल में टिकट नहीं था शायद, तो बोगी के छत पे चढ़ के कहीं निकल जाते हैं। अब यहाँ पे बस चाबी क्या गुम हुआ, महारानी के माँ बाप ने उनको घर से ही बाहर कर दिया। तब से हमारी भुलक्कड़ दादी संजू बाबा को अकेले ही ढूंढ रही है। यार अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं लाता रहूं ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद हमारे राजा साहब पहुंच गए उसी जादुई महल में जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और महल के अंदर जाके हम देखते हैं, यहाँ तो संजू बाबा की बहुत बड़ी तस्वीर और बहुत ही अजीबोगरीब चीजें और पेंटिंग्स हैं जिन्हें संजू बाबा तांत्रिक विद्या में इस्तेमाल करते थे। और फिर हम देखते हैं महल के एक कमरे में कोई आदमी लटकाया हुआ है, जो होता है वही मर्चेरी वैन का ड्राइवर जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो अभी तक जिंदा होता है और राजा साहब के आने से आजाद भी हो जाता है। अब राजा साहब अपने दादाजी को ढूंढते ढूंढते आ पहुँचते हैं महल के उस कमरे में जहाँ पे खजाना रखा हुआ होता है। अब राजा साहब उस खजाने को छूने वाले ही होते हैं कि तभी मर्चेरी वैन का ड्राइवर दौड़ते हुए आके कहता है, इस हवेली में एक आत्मा है और अगर कोई भी इस खजाने को छूता है या फिर बाहर जाने की कोशिश करता है तब वो आत्मा एक्टिवेट हो जाती है और सबको मारने लगती है। और जब वैन ड्राइवर को पता चलता है कि हवेली में लगी तस्वीर राजा साहब के दादाजी की है, तब वो राजा साहब को बताता है कि दादाजी की तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है और दादाजी की आत्मा ने ही धोखे से उस ड्राइवर को इस हवेली में लाया है। और तभी संजू बाबा की ये वसीयत सुनाई जाती है। देख मेडाला कनक राजू यानी मैं पूरे होश और आवाज में अपनी वसीयत लिख रहा हूँ। ये घर मेरा शरीर है और ये दौलत मेरी रूह। यहाँ की एक एक चीज में मेरी आत्मा बची हुई है। मेरे मरने के बाद इस दौलत को सिर्फ मैं ही भोगूंगा। अगर कोई वारिस बनकर इसे पाने की कोशिश करेगा तो उनके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। पहले तो राजा साहब इसे एज ए कॉमेडी लेते हैं, पर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि उनके दादाजी कितने खतरनाक और कमीने किस्म के इंसान थे, जिन्होंने पहले तो धोखे से ब्लैक मैजिक का सहारा लेके हमारी भुलक्कड़ दादी से शादी की, दादी के सारे प्रॉपर्टी को अपना बना लिया, यहाँ तक कि खुद ही तिजोरी की चाबी चोरी करके बेचारी को अपने ही माँ बाप से घर से बाहर निकलवा दिया। बुढ़ावा भी मरने के बाद भी काला जादू और वशीकरण का इस्तेमाल करके बाकी बची संपत्ति को भोगना चाहता है। अब क्योंकि दादाजी तो मर चुके हैं तो उस संपत्ति को फिर से भोगने के लिए उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और पुनर्जन्म की शक्ति हासिल करने के लिए दादाजी को देना पड़ेगा देवकाल में जन्मी उनकी पत्नी की बलि। और भुलक्कड़ दादी की जान लेने के लिए संजू बाबा ने ही प्लानिंग करके राजा साहब को दादी से अलग करवाया था। पर राजा साहब को किस्मत से ये पता चल जाता है कि इस मायावी महल और उसकी दौलत में ही दादाजी का शरीर और उसका रूह बसा हुआ है। अगर इसे जला दिया जाए तो दादाजी का आत्मा भी खत्म हो जाएगा। और जब हमारे राजा साहब इस महल और उसकी दौलत को खत्म करने जाते हैं तभी दादाजी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके राजा साहब को हिप्नोटिज्म की पावर यूज करके रोकने लगते हैं। पर जैसे ही राजा साहब हारने के कगार पे होते हैं, दादी की प्यार की शक्ति से वो आखिर में दादा को हरा ही देते हैं।
फिर हमें दिखाया जाता है दादाजी का अंतिम क्रियाकर्म चल रहा है और पूरे फिल्म में मेरा पति करने वाली ये भुलक्कड़ दादी, उन्हें तो याद भी नहीं रहता कि संजू बाबा ही इस फिल्म में उसके पति थे। और इसी के साथ फिल्म की समाप्ति हो जाती है, लेकिन एक हिंट के साथ कि राजा साहब मूवी का पार्ट 2 भी आने वाला है। आप कमेंट में बताइए आपको मेरा मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आप में से कौन कौन है जो राजा साहब मूवी का पार्ट 2 के लिए वेट कर रहा है। मैं चला दूसरा वीडियो बनाने। सी यू देन, बाय बाय।